नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप बात छत्तीसगढ़ की करते हैं और हम छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में आपको छत्तीसगढ़ की खबरें विस्तार से बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम एवं लोरमी विधानसभा के विधायक अरुण साव एक दिवसीय प्रवास पर लोरमी पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम यहां अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। साथ ही अरुण साव छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ जिला शाखा मुंगेली के सम्मान समारोह में हिस्सा उन्होंने इस मौके पर लिया है, जहां उन्होंने अलग अलग विभागीय कर्मचारियों के समस्याओं को शीघ्र हल करने का आश्वासन भी दिया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, मोदी की गारंटी योजना की शुरुआत हो गई है और शहर ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की रफ्तार तेज हुई है। डिप्टी सीएम आगे कहते हैं कि लोरमी के जनता से मेरा आत्मीयता का रिश्ता है और मैं यहां विकास करने का प्रयास करूंगा। अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब की बार 400 पार का मंत्र लेकर चल रही है। कांग्रेस का कहीं वजूद नहीं बचा और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें लाने की बात इस मौके पर उन्होंने कही है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम की शुरुआत भी की। दीप प्रज्वलित और महतारी वंदन से इसका साफ तौर पर आज ये मिलती हुई नजर आएगी। बड़े बड़े काम स्वीकृत हो रहे हैं, गांव में विकास के काम स्वीकृत हो रहे हैं। निश्चित रूप से लोरमी क्षेत्र तेज गति से विकास की ओर बढ़ रहा है। महतारी योजना वंदन कब तक चालू हो जाएगा? महतारी वंदन योजना का शुभारंभ 10 तारीख को दोपहर 2 बजे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों स्वीकृत होगा और सभी विकास खंडों में सार्वजनिक कार्यक्रम करके ये राशि जारी होगी। प्रदेश के 70 लाख बहनों को महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपया प्रति महीने राशि मिलेगी और निश्चित रूप से इसे माताओं बहनों के सशक्तिकरण और स्वावलंबन का काम होगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अलग अलग वर्गों को साधने में अपनी कवायद शुरू कर दी और इसी कड़ी में बीजेपी ने राजधानी रायपुर में कल भव्य किसान महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए ये पूरा कार्यक्रम रखा जाएगा। ये दोनों ही नेता इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम का आयोजन जिले के साइंस कॉलेज मैदान में किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है और इसी के लिहाज से बड़ा पंडाल लगाकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। किसान महासम्मेलन का आयोजन कल होने जा रहा है। मेरे सहयोगी हिमांशु पटेल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बड़ा महा किसान सम्मेलन होने जा रहा है जिसकी तैयारियों की तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और इन तैयारियों के पीछे महा किसान सम्मेलन के जरिए बीजेपी किसानों को साधने की कोशिश छत्तीसगढ़ में करती नजर आएगी। देखिए, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले लगातार अलग अलग वर्गों को साधने का प्रयास कर रही है। बात कर ली जाए किसानों को, जिससे महतारियों महिलाओं को, तो महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि देकर किसान जो महिलाएं हैं उनको जो है साध ली गई। उसके बाद अब जिस तरह से किसानों के लिए लगातार जो है बचे हुए बोनस की राशि की बात करें या 3100 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदी की राशि की बात करें, तो किसानों को एक सम्मेलन का तर्ज पर जो है प्रदेश भर के किसान है, लाखों के किसान है, तादाद के किसान है, वो राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान 9 तारीख को पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक भव्य महासम्मेलन का आगाज है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। तो कुल मिलाकर एक प्रयास यही है कि किसानों को कैसे जो है साधा जाए। किसानों के हित पे बात करने वाली जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार हर वर्गों को साधने का काम कर रही है, तो जिस तरह से इस भव्य कार्यक्रम में जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ केंद्रीय जो कृषि जो किसानों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम है वो साइंस कॉलेज मैदान पे आयोजित किया गया है। हिमांशु, तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और सवाल ये भी है कि इस कार्यक्रम में क्या कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं? अब बता दें, जिस तरह से 9 तारीख को जो कार्यक्रम है किसानों के सम्मान को लेकर है और 12 तारीख को जो बोनस की राशि है उसको लेकर जो है एक और कार्यक्रम किसानों के द्वारा रखा है। तो हिमांशु से हमारा संपर्क टूट चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। सरगुजा के लखनपुर विकासखंड में शिक्षा व्यवस्था में आए दिन खामियां देखने को मिल रही है और इसी के चलते विकासखंड में शिक्षा विभाग कई मामलों को लेकर सुर्खियों में भी रहता है, चाहे वो गणतंत्र दिवस पर स्कूल में तिरंगा नहीं फहराने का मामला हो, जहां बच्चों से मजदूरी कराने या फिर स्कूल में शिक्षकों की अनुपस्थित रहने से लेकर अनेकों मामले सामने आते रहे हैं। घटोना प्राथमिक शाला स्कूल में छत्तीसगढ़ के 2 पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर दीवारों पर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की तस्वीरें फर्श पर पड़ी नजर आई। पढ़ाई का आलम यह है कि आज भी स्कूली बच्चे रमन सिंह और भूपेश बघेल को प्रदेश का मुख्यमंत्री समझते हैं, जबकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। इसके साथ ही स्कूल खोलने और बंद करने से लेकर सहायक खंड शिक्षा अधिकारी ने गाँव के ही एक युवक को 3,000 रुपये माह का नियुक्ति पर, यानी 3,000 रुपये की नियुक्ति पर उसको रखा गया है। लखनपुर विकासखंड के पहुंच विहीन ग्राम घटोना प्राथमिक शाला का ये पूरा मामला है। घटोना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। द्वारा पता चला है तो उसको मैं दिखवाता हूँ और जो अव्यवस्था है उसको दुरुस्त करता हूँ। और वहाँ पर जैसे कि पता चला है कि वहाँ एक शिक्षक है, तो मैं एक शिक्षक और व्यवस्था कर रहा हूँ और वहाँ व्यवस्था जल्दी से जल्दी सुधार ली जाएगी। सर, वहाँ पे स्कूल खोलने के लिए एक लड़के को भी वहाँ पे रखा गया है 3,000। मैं जांच करवाता हूँ, ये तो गैर कानूनी है। मैं जांच करवाता हूँ और जो भी दोषी उस पर कार्रवाई। शिक्षा विभाग की पूर्व खुलती हुई खबर थी, घटौन की खबर थी जिसको हम आप बता रहे थे। अब अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम 6 बजे आर्टिकल 370 फिल्म देखने जाएंगे और इस दौरान उनके साथ कई कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के नेता भी शामिल रहेंगे। यह ऐसा पहला मौका होगा जब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। आर्टिकल 370 जो कि 370 आर्टिकल पर आधारित फिल्म बताई जाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे आर्टिकल 370 को हटाने के लिए सरकार ने मौजूदा स्थिति में मेहनत की थी और उसके ज़रिए सरकार 370 को हटाने में सफल रही। राजिम में लगे कुंभ मेले का आज अंतिम दिन है। 24 फरवरी से शुरू हुआ था यह कुंभ मेला और महाशिवरात्रि पर्व पर मेले का आज समापन होना है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें इस त्रिवेणी नदी में नहाते या यूं कहें संगम में डुबकी लगाते नजर आए। दरअसल यहाँ पर भी तीनों नदियों का ही माना जाता है कि एक साथ आ जाती हैं, जिसकी वजह से इसको नाम जो है वो रखा गया। और इस मेले का हर वर्ष राजिम मेले का आरंभ इसी प्रकार होता है। 15 दिनों तक ये पूरा मेला चलता है। भक्ति और ये यूँ कह लें कि संस्कृति की भावनाओं को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए इस मेले को 15 दिन तक यूं ही चलाया जाता है। मेले का शुभारंभ 24 फरवरी को शाम 7 बजे आचार्य महामंडलेश्वर अग्निपीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि रामकृष्णानंद जी महाराज ने किया था। शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने किया था और आज इसका समापन होना है। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु पटेल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज इस मेले का समापन हो रहा है, कितने दिन तक ये पूरा मेला चला और कौन कौन शुरुआत में आरंभ में मौजूद रहा और आज समापन में कौन कौन आ सकता है? देखिए, बता दें जिस तरह से राजिम कुंभ मेले का आयोजन जो है भव्य रूप से इस बार किया गया था, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश विदेशों से पर्यटक भी इस बार पहुंचे थे और भारतीय जनता पार्टी का आरोप रहा है कि कांग्रेस सरकार राजिम कुंभ को समेटने के लिए इसे छोटा कर दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई भव्यता के रूप से कुंभ मेले का आगाज किया गया था, जो कि आज ये समापन कार्यक्रम है महाशिवरात्रि के मौके पर, जिसमें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे समापन कार्यक्रम में। और बता दें इस बार जो विदेशी पर्यटक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे और राजिम में पहुंचकर राजिम के की जय का नारा भी उन्होंने लगाया था। तो कुल मिलाकर एक बड़ा भव्य रूप से देश विदेश में राजिम कुंभ का जो आगाज की जिस तरह से एक गाथा है वो देश विदेशों में पहुंच रही है। तो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार की प्रयास यही रही है कि देश भर के साधु संतों को आमंत्रित कर इस कुंभ मेले में
शंकराचार्य को आमंत्रित किया गया था ताकि छत्तीसगढ़ के तमाम जो दर्शक जनता है, भक्त है, वो शंकराचार्य का दर्शन कर सके, उनका आशीर्वाद ले सके और इस मेले का भी जो है आनंद उठा सके। तो जिस तरह से इस मेले का आयोजन जो है 5 तारीख को किया गया था और यह मेले का समापन है वो आज होने जा रहा है और देर शाम तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ जो है राष्ट्रीय एक कार्यक्रम का भी गायन प्रतियोगिता की प्रस्तुति भी यहाँ पर होनी है। हिमांशु, राजिम कुंभ को हम जो दर्शक समझ पाएं उसको आसान भाषा में आप समझाएं थोड़ा सा कि ये आखिर क्या है। और जैसा कि मैं पढ़ भी रहा था कहीं कि 3 नदियों का संगम यहाँ होता है। देखिए, राजिम 3 नदियों का संगम है, इसलिए इसे तीर्थ स्थल में भी दर्ज किया गया है और हर साल जो है राजिम मेले महाशिवरात्रि माघी पूर्णिमा के समय मेले का आयोजन होता है। तो छत्तीसगढ़ की 3 नदियों के संगम में ये काफी पौराणिक है कि यहाँ पर मेला जो है वर्षों पुराने यहाँ से होता आ रहा है और प्रदेश भर के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और जब से राजिम कुंभ एक बड़ा स्वरूप दिया गया है तब से देश विदेश से भी पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री शाह ने भी अपने फेसबुक के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से पोस्ट किया था कि विदेशी पर्यटक भी इस बार जो है छत्तीसगढ़ की कुंभ में पहुंच रहे हैं। मेले में पहुंचकर जिस तरह से प्रदेश भर की जनता है वो आनंद ले रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रयास यही था कि छत्तीसगढ़ की ये जो मेला है राजिम कुंभ, इसे समेटने के बजाय इसे बहुतायत इनका कैसे वृहद विस्तार किया जा सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार वो बड़ी बजट लेकर इस पर काम करी है और कहीं ना कहीं एक बड़ा स्वरूप देते हुए राजिम कुंभ कल्प नाम देकर इस मेले का आयोजन किया गया। जी हिमांशु, राजिम कुंभ को लेकर के आज मतलब अब तक इन 15 दिनों के भीतर कितने श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की डुबकी लगा ली है? और दूसरा सवाल ये भी, आखिरी सवाल भी है कि आज जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, तो कितने बजे का कार्यक्रम प्रस्तावित है? देखिए, देर शाम को जो है 5 से 6 बजे तमाम जो तिथि है वो पहुंचने की जो प्रोटोकॉल के हिसाब से इसकी सिलसिला शुरू हो जाएगा। राज्यपाल पहुंचेंगे 6 बजे, उसके बाद उप मुख्यमंत्री के साथ साथ पर्यटन धर्मस्व मंत्री मौजूद रहेंगे और पूरी तैयारी है वो समापन को लेकर की जा चुकी है। लगातार एक के बाद एक तमाम प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं और देर रात तक यह कार्यक्रम का समापन है वो हो जाएगा। जी तो हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर है, जहां जगत गुरु शंकराचार्य 2 दिवसीय प्रवास पर बिमतरा के गांव सलधा पहुंचे हैं, जहां सिंगल चौक पर भक्त आरती कर उनका भव्य स्वागत इस मौके पर करते नजर आए। जगत गुरु शंकराचार्य यहां 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन के साथ महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। शंकराचार्य 8 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं और इस दौरान प्रदेश के अनेक जिलों में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में पहुंचकर लोगों को आशीर्वाद भी देते नजर आएंगे। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य की। अभी मुक्तेश्वरानंद जगत गुरु शंकराचार्य हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और महाशिवरात्रि पर शंकराचार्य का ये दौरा है जहां तमाम भक्त उनका स्वागत करते भी नजर आ रहे हैं। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में लुटेरों ने बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला कर 4 लाख रुपए लूट लिया। जानलेवा हमले में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बुजुर्ग पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्राम गिरसा चिचडाड़ में लुटेरों ने बुजुर्ग दंपत्ति पर ईंट से हमला किया। लूट की इस घटना में शामिल आरोपितों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला सरगुजा का बताया जा रहा है। तो लुटेरे 4 लाख रुपए लेकर फरार भी हो गए हैं। पुलिस लगातार पीसीआर दौड़ा रही है और इनकी पकड़ में लगने के लिए आगे अपनी कार्रवाई को करती नजर आ रही है। लगातार कार्रवाई कर रही है। मौके पर ही इन लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और इसका विरोध करने पर बुजुर्ग पति को मौके पर ही इन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। अब फरार चल रहे हैं और लगातार इनकी छानबीन तेजी से की जा रही है।
छत्तीसगढ़ के करवधा में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद निर्ममता पूर्वक हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। दिल दहला देने वाला यह कृत्य करने का आरोपी किसी और पर नहीं बल्कि गांव में तैनात बीट गार्ड पर लगा है। आरोप है कि बीट गार्ड सुबह 9 से 11 के बीच बच्ची के साथ अपने शासकीय क्वार्टर में उसे ले जाता है, फिर मासूम के साथ दुष्कर्म करता है, फिर मामला खुलने के डर से उसने हत्या कर दी। उसे लगा कि कहीं बच्ची पूरी घटनाक्रम को सबके सामने बता ना दे, ये सोचकर आरोपी ने उसका सिर पत्थर से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बेहद शर्मनाक और निंदनीय कृत्य। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ अरुण गुप्ता जुड़ गए हैं। अरुण, ये पूरा नृशंस हत्या का मामला सामने आ रहा है, क्या घटना है और कौन आरोपी? बिल्कुल ही अंकित, ये पूरा मामला जो है कवर्धा का बताया जा रहा है। कवर्धा में 7 वर्षीय जो नाबालिग बच्ची की जो है निर्मम तरीके से हत्या की गई है, जिस पर पूरे जिले में अब दहशत का माहौल है। आप बताते चले कि जो एक आधा किलोमीटर की दूरी पर बच्ची का जो है शव मिला है। बच्ची को सुबह स्कूल जाने के लिए हुए निकली थी, लेकिन स्कूल ना पहुंची ना तो घर पहुंची है। वहीं दावा ये भी है, परिजनों का आरोप है कि बच्ची का जो है आरोपियों ने दुष्कर्म करके हत्या कर दी है। इस पूरे मामले का है कि जो पुलिस है मामला दर्ज कर ली है, आरोपियों की भी तलाश में शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात अंकित कि 2 माह में यह 8वां हत्या का मामला जो है कवर्धा में सामने आया है। इससे ये साबित होता है कि कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों में किसी भी तरह का भय का माहौल नहीं है। और ये मामला जो है जिले के सिंगनपुरी थाना क्षेत्र के टाटावाही गांव का ये पूरा मामला है। और लगातार ये हर 15 दिन में, हर महीने में जो है तो लगातार हत्या की वारदातें हो रही है, दुष्कर्म की वारदातें हो रही हैं। लगातार अपराधियों में किसी तरह के कानून का भय नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की जो है मार्ग कायम कर जांच में जुट गई है। अभी दावा यह भी है कि अभी तक जो पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। इतनी निंदनीय घटना के बाद जो अपराधी हैं, अभी तक उनको पुलिस गिरफ्तार करने में सफलता नहीं प्राप्त की है। अंकित, परिवार के लोगों का क्या कहना है? बच्ची के परिवार वाले क्या मांग कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अंकित, बात ये 7 वर्षीय जो नाबालिग है, बच्ची है, मासूम है, उसको दुनियादारी का कुछ भी जिस तरीके से नहीं पता है। परिजनों को साफ तौर पर दावा है कि हमारे बच्ची के साथ दुष्कर्म करके हत्या की गई है। और लगातार परिजन आक्रोशित है, ग्रामीण आक्रोशित है, क्योंकि ये कवर्धा जिले में लगातार 2 माह में ये 8वां हत्या का मामला जिस तरीके से सामने आया है। पूरे जिला जो है इस समय दहशत के माहौल में है। हालांकि इसकी जो एसपी अभिषेक पल्लव है, इस पर भी पूरे मामले को उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हम जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। जो दावा कर रहे हैं उससे लगभग जिले के वासी जो है संतुष्ट नहीं है, ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर पुलिस पर अभी ये आरोप लगाया कि लगातार पुलिस अगर कड़ी कार्रवाई करती, अपराधियों में भय का माहौल होता, तो शायद यह जो वारदात हमारे बच्ची के साथ हुई है या नहीं होता और हमारी बच्ची आज सुरक्षित हमारे पास होती। अरुण, आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि भय का माहौल पूरे इलाके में है, लेकिन ये भय अपराधियों में नहीं नजर आ रहा, जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसा, इसके पीछे क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ एक्शन कड़े तौर पर लिए जा रहे हैं जो कि बानगी बने आगे चलकर? देखिए अंकित, हालांकि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर जो अपराधी है, दुर्दांत जो गुंडा है, बदमाश है, उन पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। अपराधियों का घर भी ढहाया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन भी लगातार जारी है। लेकिन फिर भी ये जो एक्शन है ये कवर्धा जिले में नहीं दिखाई दे रही है। कवर्धा में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चौपट नजर आ रही है, कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान लग रहा है, लगातार ये हत्या हो रही है, लगातार नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म जिस तरीके से हो रहा है, उससे यह साबित होता है कि कवर्धा जिले में जो है अभी कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों में किसी तरह का भय नहीं है। लेकिन जो सीएम है वो साफ तौर कर चुके हैं कि अगर जो भी पुलिसकर्मी या ऑफिसर के अंदर में ऐसी वारदातें होती हैं, वारदातें रुकने के नाम नहीं लेती, गुंडा बदमाशों में भय नहीं होगा, उसको हटाने की भी कार्रवाई की जाती है। और ऐसे दर्जनों अधिकारी जो है तो हटाए भी गए हैं। जी अरुण, साफ तौर पर ऐसी घटनाएं किसी भी प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, ये तमाम जानकारी देने के लिए। दिल दहला देने वाली करवधा से ये खबर थी जिस पर लगातार हम आपको अपडेट कर रहे थे। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। गुरेला पेंड्रा में मारवाही वन मंडल में लंबे समय के बाद 2 सफ़ेद भालू के शावक नजर आए हैं। वीडियो में मादा भालू अपनी पीठ पर 2 सफ़ेद भालू शावकों को लेकर चलती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें बेहद खूबसूरत है
और ये देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं भालू अपने ऊपर, 2 सफ़ेद भालू, मादा भालू है जो सफ़ेद भालू को अपने ऊपर लेकर चलती हुई नजर आ रही है। करीब 2 साल पहले यहाँ सफ़ेद भालू दिखे थे। डोंगरिया गांव में सड़क किनारे राहगीरों का ये नज़ारा दिखा तो उन्होंने शावकों का वीडियो भी बना लिया। तो ये राहगीरों द्वारा बनाया गया वीडियो है और जिसमें साफ आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि भालू जो है, मादा भालू, वो 2 शावकों को अपने पीठ पर लिए चलती हुई तस्वीरों में नज़र आ रही है। राहगीरों को जब ये तस्वीर दिखी तो उन्होंने फटाफट फ़ोन निकाला और एक वीडियो उनके लिए बना ली और अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है। मुंगेली जिले के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा निखारने के लिए जिला मुख्यालय स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में विभिन्न खेल मैदानों और प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ किया गया। विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले ने मुखर्जी स्टेडियम में स्केटिंग, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल मैदान और टाइकेडो प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर राहुल देव के साथ खिलाड़ियों से मुलाकात भी की और उनसे परिचय प्राप्त करते हुए टाइकेडो और स्कीटिंग खेलों के प्रदर्शन का अवलोकन इस मौके पर किया। इस दौरान विधायक और कलेक्टर अपने आप को खेलने से भी नहीं रोक पाते हैं और उन्होंने टेनिस और रस्साकशी खेल में भी हाथ आजमाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। साथ ही खिलाड़ियों को विभिन्न खेल परिसरों के लोकार्पण के लिए बधाई दी और लाभ उठाने की उनसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपील भी की। चुनावी बॉन्ड के खिलाफ कांग्रेसी जयस्तंभ चौक स्थित एसबीआई दफ्तर पर विरोध करने पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए घंटों प्रदर्शन करते नजर आए। एआईसीसी के निर्देश पर सभी जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी छुपाने को लेकर कई दिनों से कांग्रेस ने बवाल मचाया हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा चुनाव से पहले जानकारी छुपाने का काम प्रबंधन के द्वारा किया जा सकता है। इसी कड़ी में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस की तरफ से 2 दिन धरना प्रदर्शन करने को लेकर रणनीति बनाई गई थी, जिसमें आपको बता दें कि एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड के दानकर्ता का नाम उजागर करने की मांग की जा रही है। रायपुर निगम के सभापति कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड बैन कर दिया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र में किस पार्टी को कितना पैसा दिया, इस बारे में सब कुछ जनता को पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड दानकर्ता के नाम सार्वजनिक किए जाएं और ऐसा नहीं किया जा रहा अब तक। नियम के विपरीत आपने बॉन्ड को कैसे बेचा? उन लोगों का नाम तो उजागर करना पड़ेगा ना। ये पिछले दरवाजे से अपने नौकरों के नाम से बॉन्ड लेकर के ये बचना चाहते हैं। ऐसे कैसे होगा कि कोई उद्योगपति है अपने सर्वेंट के नाम से कैसे बॉन्ड लेगा और वो भारतीय जनता पार्टी उसको उजागर भी ना करे। इसीलिए माननीय न्यायालय ने ये बात को स्पष्ट करने के लिए 6 मार्च तक का समय दिया था। आज एसबीआई 3 महीने का समय इसलिए मांग रही है क्योंकि सामने में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव होने के बाद जनता भूल ना जाए। लेकिन हम जनता की अदालत में जाकर के इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं और एसबीआई के काले कारनामों को जनता के समक्ष उजागर कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।